हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका हिस्ट्री टीचर पवन दैया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की 12th क्लास का 7th चैप्टर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और इसका हम पढ़ेंगे आज 6th पार्ट, महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। अब बेटा पहले हमको समझना होगा कि ये अंकन का मतलब क्या है। बाकी तो आपको पता ही है क्या है। अंकन का मतलब है इन्हें चिन्हित करना या इनका चित्र बनाना या इनका मानचित्र बनाना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सब कैसे किया गया। हमने देखा कि कैसे कैसे विजयनगर के बारे में हमने जानकारी लिया, जैसे फोटोग्राफ था, नक्शे थे, संरचनाएं थे, उनके खड़े रेखा चित्र भी हमने देखे थे, वो अस्तबल जो हाथियों का था और मूर्तियां इत्यादि देखी थी। ये सब कैसे खोजा गया। अब हम जानते हैं कि विजयनगर की खोज में कॉलिन मैकेंजी जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने आरंभिक सर्वेक्षण किए, सर्वे किया यहाँ पर। और बाद में जो यात्रा वृत्तांत थे, जो उस समय के विदेशी यात्री थे, ये न्यूनिस बारबोसा वगैरह, पेस, अब्दुल रज्जाक, ये निकितिन इत्यादि, इन सब के जो यात्रा वृत्तांत थे और जो अभिलेख थे उस समय के, जो भग्नावशेष इत्यादि थे, उनको एक साथ मिलाकर मैच करने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ, जब 20वीं शताब्दी में इसका संरक्षण का जिम्मा किसका हो गया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग। अब कर्नाटक ने क्यों किया, क्योंकि बेटा ये जो हम्पी है ये आधुनिक कर्नाटक में स्थित है। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दे दी गई। राष्ट्रीय महत्व का स्थल का मतलब क्या है कि अब ये केवल कर्नाटक की धरोहर नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर मानी गई। उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में अलग अलग प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से, जो हमने अभिलेख मिले थे उनके प्रयोग से और अलग अलग टेक्निक से, व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से अब बारीकी से सर्वेक्षण किया गया हर छोटी छोटी चीज़ का। और जो यहाँ से मिले थे भौतिक अवशेष, जो भग्नावशेषित इमारतें, संरचनाएं थी, उनके सूक्ष्मता से प्रलेखन की। अब बेटा ये क्या है, प्रलेखन का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन, लिखना। उसकी एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी कि विजयनगर के बारे में सारी चीज़ें टू द पॉइंट, साफ सुथरे तरीके से लिखना, एक एक बारीकी को दिखाना। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा किया और इसको संरक्षित किया, इसको सेव किया, संजोया और इसको एक सटीक जानकारी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को हम बारीकी से देखते हैं, और वो एक हिस्सा इनका क्या है, छोटा सा मानचित्र निर्माण। कि इस एरिया का जो इन्होंने मानचित्र निर्माण किया वो किस प्रकार से किया। बेटा सीबीएसई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर के मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाएं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब क्या इसका सबसे पहले क्या किया, जो पूरा क्षेत्र था उसको 25 वर्गों में बांट दिया गया। जो ये पूरा क्षेत्र था हमारा, इसको 25 वर्गों में बांट दिया। इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ ये। और नाम इनको दिए गए ABCDEFGH, ये सारे थे, एंड हुआ जेड। अब आप सोच रहे होगे कि भाई जेड तक तो 26 हो जाते, तो ये तो 25 ही है। तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पर एच के बाद आई ना देकर इन्होंने सीधा जे दे दिया है। इनको सबको स्क्वायर शेप में इन्होंने बांट दिया, वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से, जैसे ABCD से इंगित किया। अब इन वर्गों को और छोटे वर्गों में बांटा गया, जैसे ये N है यहाँ पर। अब इसको और छोटे वर्गों में बांटा गया और 25 भागों में बांट दिया इसको, और फिर हर हिस्से को फिर से 25 भागों में बांट दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत बारीक बारीक हिस्सों में बांटकर फिर उसका प्रॉपर एक नक्शा बनाया इन्होंने। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक मेहनत का काम था, और हजारों संरचनाओं, जैसे मंदिर थे, रहने के घर थे, या और कोई महल वगैरह थे, उनके लिए बहुत मेहनत की गई और उनको पुनः उजागर किया गया। नक्शे में सारी चीज़ों को बारीकी से दिखाया गया, उनका प्रलेखन भी किया गया। प्रलेखन का मतलब आप जानते हैं बेटा, डॉक्यूमेंटेशन किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजार आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका।
जब इतना बढ़िया इन्होंने काम किया, बारीकी से नक्शा बनाया, तो फिर पूरा में पता चल गया कि कहाँ पे सड़कें हैं, कहाँ पे रास्ते हैं, बाजार इत्यादि हैं, उनके अवशेष को प्राप्त किया गया दोबारा से। अब ये समझे बेटा कैसे किया गया। अब मान लो यहाँ से एक सड़क जा रही है ऐसे, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, ये सड़क आगे से फिर शुरू हो रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर या तो कोई इमारत रही होगी या सड़क ही रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको दोबारा से प्राप्त किया गया। इनकी स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। जो स्तंभ थे, खंबे वगैरह थे, उनके आधार के हिसाब से की गई। जो बड़े बड़े मंच बनाए गए थे, हमने देखा ही था, महानवमी डिब्बा इत्यादि, उनके माध्यम से की गई। अच्छा, एक समय जो बाजार थे वो जीवंत थे, यानी कि चहल पहल होती थी, लोग वहाँ पर आते जाते थे, सामान खरीदते थे। लेकिन अब यही कुछ बचा है, यानी कि खंडहर ही बचे हैं, और वो भी ढूंढने पड़ रहे हैं। अब देखिए हम एक एग्जांपल, ये एन नाम का हमारे पास एक वर्ग है। इसको यहाँ पर आप इसका देखें कि जो स्केल है, इतना एरिया है, इतनी जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर को शो कर रही है। लेकिन जब हमने एन को फिर से 25 भागों में बांटा, एन ए, एन बी, एन सी, एन जेड तक, अब हम यहाँ पर देखें कि अब इतना जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर को ही दर्शा रही है, यानी कि इसको और भी छोटा बांटा गया। अब इसको हम और आगे देखते हैं, एन एम, एन एम कौन सा हिस्सा हो गया, ये वाला, इस वाले हिस्से को और 25 भागों में बांटा गया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि सड़कें भी बिल्कुल ढंग से दिख रही हैं, ये एक मंदिर भी दिख रहा होगा। इस मंदिर को भी ध्यान से देखें कि अब ये इतना बारीक नक्शा हो गया कि अब इन नक्शों में मंदिर भी दिखने लग गए। अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, और उन्होंने क्या लिखा है अब हम ये उनसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज राव, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सालों तक काम किया, और उन्होंने जो लिखा वो पढ़ते हैं। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे स्तंभ या टेक जो ब्रैकेट बनाते थे जिनमें ये लगाते थे, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। कैसे कल्पना करनी पड़ती है कि मान लो कोई छज्जा है, आज के दिन उसकी बुरी हालत है, तो हमें कल्पना करनी पड़ती है कि एक समय पर ये प्लास्टर से बहुत बढ़िया सजाए गए होंगे और बड़े चटकीले रंगों से चित्रित थे। ये हम कल्पना किस प्रकार से करते हैं, हमें तो पता नहीं ऐसा था या नहीं, लेकिन क्योंकि ये लकड़ी की संरचनाएं भी खत्म हो गई हैं और पत्थर है वो कभी खत्म नहीं होते, इसलिए वो अभी तक भी हैं। ये हम संरचनाओं को हम कैसे मानते हैं कि क्या क्या रहा होगा। जो यात्री थे उन्होंने अपने पीछे जो विवरण छोड़े, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। मान लो किसी यात्री ने बड़ाई कर रखी है, भाई इस महल में इतने बढ़िया छज्जे हैं, इतनी रंगीन कलाकारी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए जो मंदिर हमने यहाँ पर देखा है, देवालय, इसको और एनलार्ज करके ये दिखाया हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट बांट कर कितनी बारीकियां इन्होंने दिखाई हुई हैं। अब बाजार का वर्णन है, ये आपके अनुच्छेद आधारित प्रश्न के लिए एक इम्पोर्टेंट बनता है। पेस बाजार का सजीव विवरण देता है, तो डोमिंगो पेस है, उन्होंने विवरण दिया हुआ है कि चौड़ी सुंदर गली पाते हैं, व्यापारी रहते हैं, और हर प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ना, मोती, छोटे मोती, मोती इत्यादि भी यहाँ पर मिलते हैं, छोटे मोती इत्यादि। और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे वो उसे आप पा जाएंगे। फिर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जिसमें घोड़े, टट्टू और फलों में जैसे तुरंज, नींबू, संतरे, अंगूर है, और उद्यान में लगने वाली हर प्रकार की वस्तु और लकड़ी मिलती है। और भी वो बताता है कि सबसे अच्छे संभरण वाले शहर, यानी कि सबसे अच्छे पालन पोषण वाले शहर, सबसे अच्छे तरीके से बसाए हुए शहर हैं। और बताता है गेहूँ, चावल, अनाज, ये सारी चीज़ें वो बताता है कि कितना शानदार शहर रहा होगा। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग विश्व की सभी चीज़ें इन बाज़ारों में मिलती थी। अब आगे हम पढ़ेंगे उत्तरों की खोज में प्रश्न। बहुत सारे प्रश्नों के तो उत्तर मिल गए हैं, लेकिन बहुत सारे उत्तर अभी खोजे जाने बाकी हैं। अब हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया। कि जो सुरक्षित भवन है उनसे तो पता लग जाता है कि भाई किस लिए बनाए गए हैं, क्या प्रयोग इनका होता था।
और किन वस्तुओं और किन टेक्निक्स को यूज़ किया गया। जैसे हमने पढ़ा था ना ये किलेबंदी का शहर में की, उससे हमें पता लगा कि प्रतिरक्षण डिफेंस की तैयारी वो कैसे समझते थे, कैसे करते थे, कैसे अप्लाई करते थे डिफेंस अपना। और हम देखें कि अन्य स्थानों के भवनों से उनकी तुलना कर सकते थे, तो हम देखते थे कि कितने सांस्कृतिक प्रभाव कितने फैले हुए थे। कि हमने जैसे जो विट्ठल देव का मंदिर पढ़ा वो महाराष्ट्र की संस्कृति का था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य ने उसका भी काफ़ी जीर्णोद्धार किया और बढ़िया बनाया। तो इससे पता लगता है कि सांस्कृतिक प्रभाव कितने फैले हुए थे। और ये निर्माणकर्ता या प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे, वो हम समझ जाते कि भाई किस लिए इन्होंने बनाया था। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि हमें अब क्या नहीं समझ पाए हम। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण से हमें यह नहीं पता चलता कि जो नॉर्मल आदमी थे, सामान्य पुरुष, महिला और बच्चे, जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। अब तक जो हमने पढ़ा वो राजा के बारे में, इनके बड़े भवनों के बारे में हमने पढ़ा, बाजारों के बारे में पढ़ा, लेकिन सामान्य व्यक्ति इनके बारे में क्या सोचते थे ये हमको नहीं मालूम। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या सामान्य व्यक्तियों को वहां पे पहुंचने दिया जाता था या नहीं दिया जाता था? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकलते थे या रुककर सोचते थे कि कितने बढ़िया तरीके से मूर्तियां बनाई गई हैं? और वे लोग जिन्होंने ये चीज़ें बनाई वो इनके बारे में क्या सोचते थे कि हम क्या कर रहे हैं? क्या ये उनके लिए एक रोजी रोटी का साधन था या एक कलाकारी थी उनके लिए? कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा सा और बता रखा है। एक ये मूर्ति दिखा रखी है, तमिलनाडु में है एक मंदिर में। तो इससे पता चलता है कि राजा अपने आप को किस प्रकार का दिखाना चाहता था। हाथ जोड़े हुए वे विनम्रता दिखाना चाह रहा होगा। और देखिए आभूषण भी हैं, शानदार इसके वस्त्र हैं। और पेश कैसे वर्णन करता है राजा कृष्णदेव राय का? मझला कद, यानी कि ना लंबा ना छोटा, गोरा रंग और अच्छी काठी, वेल बिल्ट, बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करता होगा शायद, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। जब राजा के चेहरे पर है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सामान्य जनता भी चेचक से अछूती नहीं रही होगी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या निर्माण करना है, कहाँ पर निर्माण करना है, क्या माल प्रयोग करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। लेकिन वो इतने नॉलेजेबल नहीं होते थे कि अपने हिसाब से कर दें। विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? क्या वहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर थे? क्या लेबर थी, उनको मालूम था सारा? नक्शे बनाने वाले कार्टोग्राफर होते थे क्या उस वक्त स्पेशलिस्ट? राजगीर जो मिस्त्री होते हैं, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते हैं, वो कहाँ से आते थे? क्या यहीं से ही थे या और भी जो साम्राज्य थे वहाँ से बुलाए जाते थे? या युद्ध के दौरान जो पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बना लिए जाते थे उनसे ये काम करवाते थे? अब जो ये काम करते थे इनको वेतन किस प्रकार मिलता था? इनका अधीक्षण कौन करता था, चेकिंग कौन करता था, कच्चा माल कहाँ से आता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी खोजे जाने बाकी हैं। शायद आगे हम इनको खोज सकें। ये देखिए रानी का स्नानघर नामक संरचना का एक भाग। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सभी बच्चे इसको, अगर आप अभी तक इसको ना पढ़ पाए हों, समझ ना आए इसका कोई पार्ट, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। या आप चाहें तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो समझ ना आए एक बार दोबारा देखें, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो डाउट्स आपके रह गए हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।